पिछले एपिसोड में मैंने आपको धरती की उत्पत्ति के बारे में समझाया था और इस प्रकार से किस प्रकार हम प्राइमेट युग तक पहुंचे, इसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में आपसे की थी। आज हम आगे इसको बढ़ाते हुए देखें कि धरती पर मानव की उत्पत्ति, जैसे कि हमारी पुस्तक में ही हमारा समय की शुरुआत उसमें लिखा है कि आज का जो मानव है, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पहले की मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस एपिसोड के अंदर, इस लेसन के अंदर, कि आज के मानव की जो उत्पत्ति है वह प्राइमेट युग से ही शुरू हुई। अब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि प्राइमेट क्या है। प्राइमेट एक स्तनधारी जीव का बड़ा समूह और उसके जो उपसमूह हुए, क्योंकि पहले हम कहें कि सबसे पहले वानर, तो वानर पे यहाँ पर जो ऐप हुआ वो आया, जिसमें कि हमारी पुस्तक में भी दिए हैं, विभिन्न आकृतियां दी हुई हैं कि किस प्रकार से पहले बड़ा जबड़ा था, आंखें बाहर को निकली हुई थी, दांत बड़े बड़े बाहर को निकले हुए थे, और जब धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता चला गया तो अब वो प्राइमेट बदलता चला गया और बदलते बदलते उसकी जो शाखाएं बटी, वो बहुत सारी शाखाओं में वो बट गया। जो उसकी शाखाएं थी जीन्स के आधार पर वो बदलता चला गया और बदलते बदलते वह कुछ अनेक उसमें बटता हुआ, लेकिन जिसमें से हम देखें कि जो मुख्य भाग थे, जो प्राइमेट था, होमोनिड इसमें बदला। होमोनाइड यानी जो बड़े जबड़े वाले थे, फिर होमोनिड, उससे थोड़े सुडौल हुए। उनकी जो मस्तिष्क की संरचना थी, आपने 10th क्लास में विज्ञान में मस्तिष्क की संरचना पढ़ी होगी कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में जितने अधिक बल्स होते हैं वो उतना ही बुद्धिमान होता है। और जब हम देखें कि प्राइमेट था फिर होमोनाइड आया, तो इनके ऊपर बल नहीं थे, ये बाहर को निकले हुए थे। बाहर को निकले होने के कारण ही हमारे जो आदि मानव था उसके जो जबड़े थे वो बाहर को निकले हुए दिखाई पड़ते थे, बड़े से कान थे, नाखून थे, और उसकी बुद्धि उतनी नहीं थी कि वह इस प्रकार से अपने विवेक या निर्णय से काम कर सकता था। लेकिन जैसे ही होमोनाइड में निरंतर उन्नति होती चली गई, विकास होता चला गया और वो होमोनिड में बदले। फिर होमोनिड अनेक शाखाओं में बटा, बहुत अनेक शाखाएं पाई गई हैं, लेकिन हम उनमें से दो को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक आता है होमो और दूसरा है ऑस्ट्रेलोपैथिक। होमो और ऑस्ट्रेलोपैथिक जो मुख्य शाखाएं हैं होमोनिड की, इनके जो अवशेष हैं, इनके जो जीवाश्म हैं, वो दक्षिण अफ्रीका में पाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसके उद्भव के निशान मिलते हैं। काहे से मिलते हैं? तो जीवाश्म से मिले हैं, जीवाश्म इनके प्राप्त हुए हैं। प्रश्न उठता है कि जीवाश्म क्या? तो जीवाश्म एक परतदार चट्टानों में पाए गए जीवों के अवशेष, जो चट्टान ही बन जाते हैं। बच्चों, उदाहरण के लिए अगर हम इसको देख सकते हैं समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए हम एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं और अचानक से उसमें मच्छर आकर के बैठ गया और हमने ध्यान नहीं दिया और हमने उस पुस्तक को पलटकर बंद कर दिया। फिर बहुत सारे दिनों के बाद, वर्ष के बाद, हम उसको 1 आध वर्ष के बाद या 6 महीने के बाद जब खोलते हैं तो वो मच्छर वहां चिपका हुआ दिखता है। अब उसके हटाते हैं तो उसके तो अवशेष खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसमें उसकी आकृति उछल जाती है, वही जीवाश्म है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मनुष्यों जो जीव थे, जीव की जब उत्पत्ति हुई तो वह चट्टानों में दब गया और दबने के बाद परतदार जो चट्टानें थी वो एक के ऊपर उस पर चढ़ती चली गई, और जब बहुत समय के बाद खुदाई आदि हुई तो उससे जो अवशेष मिले वो हम जीवाश्म के रूप में उनको जानते हैं। तो इसके जीवाश्म होमोनिड और होमोनाइड्स के, खासतौर से होमोनिड के जीवाश्म जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए गए माने जाते हैं। देखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपैथिक वंश के जो जीवाश्म पाए गए हैं उनकी विशेषताएं। पहला, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, पैरों के बल सीधे खड़ा होने की क्षमता का विकास हो जाता है इसमें। ये 2 पैरों के बल चलने लगता है, हाथों की क्षमता का विकास होता है जिसके कारण औजार भी बना सकता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अभी वो मुट्ठी से कोई चीज को पकड़ता था। धीरे धीरे उसकी जो पकड़ थी वो शार्प होती है, फिर वो उंगली हो, जैसे आज हम पेन पकड़ते हैं, हम लिखने के लिए पेन पकड़ते हैं, खाने के लिए हम स्पून को पकड़ते हैं, चम्मच को पकड़ते हैं, वो सारी घटनाक्रम बहुत ही हजारों हजार वर्ष के अभ्यास के बाद ही हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलोपैथिक जो वंश था वो, उसके अंदर इतनी समझ आ गई थी कि वह पकड़ तो सकता था लेकिन सूक्ष्मता से नहीं पकड़ सकता था। फिर ऑस्ट्रेलोपैथिक और होमो में अंतर आ जाता है। यहाँ रुकते हुए अगर हम देखें कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिक है, प्रश्न आता है कि ऑस्ट्रेलोपैथिक से क्या समझते हो? तो ऑस्ट्रेलोपैथिक का शब्दार्थ अगर हम देखें तो ये होता है, आएगा उत्तर, कि ये नाम लैटिन भाषा और यूनानी भाषा के वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलोपैथिक शब्द लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल
लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल जिसका मतलब होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के पिथिक्स यानी जिसका मतलब था वानर, अर्थात मिलाकर क्या हुआ, दक्षिणी मानव वानर, यानी ऑस्ट्रोलोपैथिक यानी दक्षिणी वानर। ये इसका उत्तर हो जाता है। इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई कि मस्तिष्क का आकार बड़ा था, पैरों के बल सीधे खड़ा हो सकता था, 2 पैरों के बल चल सकता था, हाथों की क्षमता का विकास जिसके द्वारा औजार भी बना सकता था आदि ये थे। लेकिन इसमें और होमो में अंतर थे। ऑस्ट्रोलोपैथिक शाखा के मानव के मस्तिष्क का आकार, जबड़े दांत ज्यादा बड़े थे किसकी तुलना में, होमोनिड की तुलना में या होमो की तुलना में। ठीक है, ये इसका मुख्य अंतर हमको दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति हुई है। फिर देखेंगे कि जो मानव की उत्पत्ति हो जाती है, समय की शुरुआत हो जाती है, फिर इतिहासकार इस युग को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांट देते हैं, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहास क्या है, प्रश्न आता है। प्रागैतिहास यानी कि वो बहुत से भागों में तो बटा भी हम दिखाएंगे, लेकिन उसके लिखित उसमें लिपि का ज्ञान नहीं था, लेखन कला नहीं थी। अर्थात प्रागैतिहास का मतलब जिसका लिखित विवरण ना मिलता हो, प्रागैतिहास यानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। दूसरा आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में लिखित सामग्री तो मिली लेकिन पूर्णतः नहीं, उसका अध्ययन नहीं किया जा सका, पूरी तरह से उसका अध्ययन नहीं किया जा सका, जिसमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो आद्य इतिहास के अंतर्गत ही आती है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता भी हमारी मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर इसकी समय की शुरुआत में हमने जब समय को बांटा, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और तीसरा इतिहास। इतिहास यानी इति धन हास, यानी ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो इतिहास यानी जो आज जो भी घटना घट रही है वो अगले 5-10 सालों के बाद इतिहास बनेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। तो ये हमने 3 श्रेणियों में इसको अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया। फिर हम देखेंगे, पहला उठा लेते हैं प्रागैतिहास। प्रागैतिहास में पहला था पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर, जिसमें सिर्फ पत्थर थे। जो दूसरा आता है पुरा पाषाण काल। तीसरा आता है मध्य पाषाण काल, जिसमें कि मनुष्य ने बहुत बड़ी एक उपलब्धि प्राप्त की, यानी आज की आग की खोज कर ली। देखो महत्वपूर्ण बात है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो मध्य पाषाण काल में हुई, लेकिन यहाँ पर वह आग को जलाना नहीं जान पाया था। आग की खोज तो कर ली लेकिन आग कैसे जलाई जाए यह वह नहीं समझ पाया था। फिर इसके आगे आता है नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में ही अगला सबसे अंतिम है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी जीवन यानी कृषि करना शुरू किया, जिससे उसका जीवन स्थायी हो गया। दूसरा, उसने आग जलाना सीख लिया, कैसे जलाई जाए, जब जरूरत हो तो आग कैसे जला ली जाए, इसकी खोज भी उसने इस बात को भी सीख लिया नव पाषाण काल में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नव पाषाण काल को धातु का प्रयोग भी करने के कारण धातु युग के नाम से भी जाना गया है। धातु में जो कुछ धातु ऐसी कि जो वैसी की वैसी उन्हें खनन के द्वारा प्राप्त हुई है ना, खनिज के रूप में प्राप्त हुई। जैसे ताम्र युग कहलाया, तांबा खनिज के रूप में मिला। लेकिन इसी युग में नव पाषाण काल में उसने कांसा बनाना भी सीख लिया था। टिन, जस्ता, तांबा मिला करके मिश्रित धातु जिसको हम कहते हैं, और वो कहती थी कृत्रिम धातु थी, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। और ये किसकी देन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की, जो मानव की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इस काल में कांस्य युग यानी कांसा जैसी धातु को बनाना सीख लिया था। तो कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि कितना विकसित बुद्धिमान मानव इस काल में हो चुका था। ठीक है, तो ये हो गया धातु युग। फिर हम देखेंगे कि धरती, अब जब धरती की रचना हुई तो धरती की जो संरचना है, या हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकल अंदाज में इसको पढ़ें, भूगोल की भाषा में पढ़ें, तो पृथ्वी की परतें, क्योंकि सबसे पहले धरती परत के रूप में आई सामने हमारे, तो जो परतें थी वो देखो आप समझ लो, लिख लो इसको, कि पृथ्वी की परतें 3 लेयरों से बनकर बनी होती है। जो सबसे पहली लेयर होती है, जो हम जिसके ऊपर रह रहे हैं, उसके बाद पहली होती है सियाल, दूसरा सिमा, तीसरा निफे। सियाल, सिमा और निफे। सियाल जिसका कि सूत्र अगर हम कहें कि SiAl यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। बच्चों ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं रुक करके आपको इसलिए बता रही हूँ कि बार बार धरती की संरचना जो शब्द आ रहा है उसमें हम इसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, इसी तारतम्य में आपको बता रही हूँ। सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, इनसे मिलकर के जो बना, तो SiC और Al आल, तो सियाल हो गया। दूसरा आता सिमा, SiM, माने सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम है, तो सिमा में
सिलिका और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर SiMg, सिलिका और मैग्नीशियम, इससे मिलकर जो परत बनी है। और तीसरी परत बनती है निफे, जो कि केंद्र में होती है, जो काहे से मिलकर बनी है, तो निकल और फेरस। निकल यानी Ni और फेरस के लिए कहेंगे Fe, तो NiFe, निफे। ठीक है, ये हमने सरलीकृत आपके लिए किया हुआ है। इस कारण से हम इसको समझ सकते हैं कि धरती की परत 3 लेयरों से मिलकर के बनी धरती की संरचना, जिसमें सबसे केंद्रक है वो निफे है। अब देखते हैं कि सबसे जो धरती की संरचना थी उसमें सबसे पहले क्या बना, परतें बनी। दूसरा बना जलचर जीव आए, जैसे मछली। आपने अब हम अगर इसको अपने पुराणों से जोड़ें तो विष्णु पुराण में भी कहा गया कि मत्स्य अवतार जो प्रभु का, ईश्वर का पहला अवतार जो माना गया है वो है क्या, मत्स्य अवतार। अर्थात कि यहाँ पर भी हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जलचर जीव आए यानी सबसे पहले मछली आई, इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना गया है। फिर आता है अर्ध जलचर, जैसे मेंढक। दूसरी फिर क्या क्या दिखे, मेंढक दिखे। फिर है सरीसृप प्राणी यानी रेंगने वाले, जैसे रेप्टाइल्स कहते हैं, वो आए, जैसे सांप है, केंचुए आदि। इनकी संरचना, इनकी उत्पत्ति इस काल में मिलती है। और फिर आ जाता है स्तनधारी जीव, पशु पक्षी आदि। सॉरी, प्राइमेट बंदर, लंगूर, जो गर्भ में बच्चों को बड़ा करते, जन्म देते और स्तनपान करा के बड़ा करते थे, वो प्राइमेट कहलाए, है ना। प्राइमेट किसे कहा गया, जो अपने गर्भ में बच्चों को, एक लंबे समय तक गर्भ काल में बच्चों को पालते, जन्म देने के बाद उन्हें स्तनपान कराते और फिर उन्हें बड़ा करते थे। जिसकी श्रेणी में कौन आ रहे हैं, तो बंदर आ रहे हैं, लंगूर आ रहे हैं, आदि आदि। दूसरा आता है प्राइमेट बटा होमोनाइड और होमोनिड में। इन समूह में वानर शामिल थे, किसमें, होमोनाइड में। दूसरा होमोनिड, जिनका पता होमिनाइड उप समूह के बाद लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व मिला पाया जाता है। ये हमने इस प्रकार से देखा। फिर देखते हैं कि होमोनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। तो ये माना जाता है कि पूर्वी अफ्रीका में सबसे प्राचीन होमोनिड जीवाश्म पाए गए हैं। प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन मानव के जीवाश्म कहाँ पाए गए, तो आपका उत्तर होगा कि सबसे प्राचीन मानव के यानी होमोनिडों के जो अवशेष थे, जीवाश्म थे, वो पूर्व अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका में ही पाए गए हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन। फिर और वो भी कहाँ पे, तो ओल्ड वई गोर्ज, पूर्वी अफ्रीका में भी कहा, पूर्वी अफ्रीका के ओल्ड वई गोर्ज की रिफ्ट घाटी में। कहाँ पे, ओल्ड वई गोर्ज की रिफ्ट घाटी में सबसे प्राचीन मानव के यानी होमोनिड के जीवाश्म पाए गए। अब बच्चों, ये रिफ्ट घाटी क्या है, अगर आप समझना चाहें कि रिफ्ट घाटी क्या है, तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए एक चट्टान का बड़ा एक भूभाग है चट्टान रूप में, और उसमें विपरीत बल लगते हैं, यानी एक दाहिनी ओर खींचने वाला और एक बाहीं ओर, अपनी अपनी ओर अलग अलग। जैसे हम दोनों हाथ को पकड़ लें और दोनों को ऐसे किसी एक रबर के टुकड़े को लेकर के खींचते चले जाएं, इसी प्रकार से जो बल लगा इसको हम विपरीत बल कहते हैं। तो उसमें जितनी इलास्टिसिटी की क्षमता होगी, जिसमें तनाव का गुण होगा, उतना तो वो खींचता जाएगा, और जहाँ ही उसका तनाव का जो गुण है, जो उसकी क्षमता है, वो समाप्त होगी, तो वह रबर का टुकड़ा टूट जाएगा। इसी प्रकार से चट्टान भी हुई कि चट्टान में जब विपरीत दाब बल लगा तो वह एक स्थिति तक तो खिंचती चली गई, और उसके बाद वह टूटी। टूटने से एक भाग इस दाहिने तरफ, एक भाग बाहिने तरफ, और जो बीच का कुछ भाग था वो नीचे गिर गया, नीचे समा गया, भूमि में नीचे घुस गया। तो वह क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे घुसा तो जो दाहिना वाला था वो बाहिने वाले के ऊपर जाकर के चढ़ गया, और इस प्रकार से एक घाटी का निर्माण हुआ, जिसे हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। ठीक है, अब आता है जीवाश्म। परतदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं ये जीवाश्म, जिसे हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं। क्यों पाए जाते हैं, तो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इस चट्टान के निर्माण में अग्नि का योगदान नहीं पाया जाता है। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, आगे अगले एपिसोड में इसके आगे की चर्चा करेंगे।